नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की बात करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम पैटर्न पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की बात करेंगे। आपको पता है बाल विकास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 25 प्रश्न लाना अनिवार्य होगा अगर आपको सिलेक्शन पाना है, क्योंकि हमारा टारगेट है आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस क्रैक करना और सिलेक्शन का रास्ता तय करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की बात करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैनल को विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है और प्लेलिस्ट में जानना है। बाल विकास प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे पिछले प्रैक्टिस सेट, इसके जो पिछले प्रैक्टिस सेट है, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और सिलेक्शन का रास्ता आसान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और सभी प्यारे में 30 में से आप लोगों का इस प्रैक्टिस सेट में स्कोर कितना है आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने पर, या विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने या विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने की बात करें। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार पर। जी हाँ, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार अगर एक शिक्षक द्वारा, शिक्षिका द्वारा, अध्यापक अध्यापिका द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, किसको कर सकता है, तो विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, विकास शुरू होता है। उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, शैशवावस्था शुरू होता है या पूर्व बाल्यावस्था से होता है। तो आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, हम बात करें दोस्तों विकास शुरू होता है, तो विकास दोस्तों प्रसव पूर्व अवस्था से क्या है, विकास शुरू हो जाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। देखिए दोस्तों, शीघ्र मानसिक विकास को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि विकास प्रसव के 4 माह पहले शुरू हो जाता है और यह मुख्यतः जो है 3 चरणों में होता है। कीटाणु मंच, भ्रूण अवस्था और भ्रूण चरण की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, जी हाँ, बहुबुद्धि का जो यहाँ बहुविध ना, ठीक है, यहाँ पे बहुबुद्धि लिखा है या बहुबुद्धि बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। अर्थात सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, शिवज्ञ हैं और जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो बहुबुद्ध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है। प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। अब आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक बुद्धि की बात करेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। मनोवैज्ञानिकों बहुबुद्ध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के जो पशुओं, खनिज, पेड़ पौधे होते हैं, इनको पहचानने का, वर्गीकृत करने की योग्यता हमारी प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो यह कथन जो है किस के प्रतिस्थापित सिद्धांत के आधारित होगा, बुद्धि और जाति विभिन्नताओं के, बुद्धि के वितरण की बात करेंगे, बुद्धि के वृद्धि की बात कर रहे हैं या बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं की बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन की बात करेंगे। सही ऑप्शन क्या होगा, आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन आपके बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापन के सिद्धांत की बात करेंगे। यह किस कथन जो है प्रतिस्थापित होगा, बुद्धि के वितरण के सिद्धांत के आधारित की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र नोट करें, कमेंट करें, फीडबैक करें। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। अगला प्रश्न है कि सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी
छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों को मदद कर सकते हैं। इससे क्या होता है, देखिए जो सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी होते हैं, अधिक उम्र के यानी उनसे ज़्यादा उम्र के होते हैं और उनमें प्रवीणता भी होती है, तो छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों को मदद कर सकते हैं। इससे क्या होता है, गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें राइट ऑप्शन क्या होगा, डी की बात करेंगे, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान। देखिए जब उच्च प्रवीण विद्यार्थी निम्न प्रवीण विद्यार्थी की मदद करता है तो उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। अगला प्रश्न की बात करेंगे, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये समझ टीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन या प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। आई होप सभी प्यारे मित्रों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फीडबैक आप लोग बहुत ही अच्छा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब देखिए पूर्व अधिगम की बात कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न को आपने समझ लिया तो समझ लीजिए 50% आपने आंसर यहीं पर कन्फर्म कर लिया। तो प्रश्न को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पूर्व क्या अधिगम जो है नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, जो हमने पहले पढ़ा हो, ठीक है, वो जो हम यह पढ़ रहे हैं अधिगम में नई जो स्थिति है, इसमें अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो हमारा पुराना पढ़ा हुआ है प्रभाव नहीं करता, तो उसे क्या कहेंगे हम, अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो रहा है, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण हो रहा है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है या अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है। तो क्या कहेंगे आप लोग, सभी लोग जानते हैं कि अधिगम का शून्य स्थानांतरण हो रहा है, जो हमने पहले पढ़ा था वो अब नए अधिगम में हमारा काम नहीं आ रहा है, तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहला जाएगा। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है कि चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या भावात्मक व्यवहार है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, तो चिंतन अनिवार्य रूप से राइट ऑप्शन हम किसकी बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, संज्ञानात्मक विधि की बात कर रहे हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न नोट करें सभी प्यारे मित्र, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे समानतः सीखते हैं। जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसमें बच्चे समानतः सीखते हैं, व्यक्तित्व और सामूहिक दोनों रूप में सीखते हैं, मुख्य रूप से शिक्षक से सीखते हैं, व्यक्तित्व रूप से या समूहों में सीखते हैं। सभी कमेंट करें। जी हाँ, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, तो हम बात करें एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानतः व्यक्तित्व रूप से सीखते हैं। जी हाँ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जहां से 1-2 प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो आपको मनोविज्ञान का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसे सारे मनोवैज्ञानिक के टॉपिक वाइज कवर किया गया विद डिटेल विद क्वेश्चन की बात करेंगे। तो जीन पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह हमारी कौन सी कहलाती है, हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की बात करें, स्कीमा की बात कर रहे हैं। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है स्कीमा कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे बढ़ावा मिलता। मतलब समझने वाली बात है, कोई एक अध्यापिका शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है, यानी बच्चों को सहायता करती है कि वे विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र में ज्ञान के साथ जोड़ सके, यानी जो एक सब्जेक्ट में उन्हें ज्ञान प्राप्त करते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ सके। इससे बढ़ावा मिलता है। इससे किसके बढ़ावा मिलता है, पुनर्बलन को मिलता है, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण का मिलता है, व्यक्तित्व भिन्नताओं का मिलता है या शिक्षार्थी स्वयं। दोस्तों तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतरण की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे। जब किसी एक विषय के ज्ञान को किसी दूसरे विषय के ज्ञान के शिक्षार्थी से जोड़ता है तो इसमें ज्ञान का सह संबंध एवं अंतरण को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। देखिए जो सृजनात्मकता की हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। सभी प्यारे में ध्यानपूर्वक देखें, फीडबैक करें, कमेंट करें। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग की, अनुकरण की, अभिसारी चिंतन की या अपसारी या बहुबुद्धि चिंतन की बात करेंगे। तो सृजनात्मकता जो होती है मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है, तो यह अपसारी बहुबुद्धि चिंतन से संबंधित होती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सभी प्यारे मित्र नोट करें, क्या बात कर रहे हैं, एक विद्यार्थी की बात की जा रही है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। सभी को पता है मेडिकल कॉलेज में अगर दाखिला लेना है तो बच्चे को बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे, ठीक है। तो एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेत होगा। यानी जो विद्यार्थी किसी भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा में प्रवेश होकर उत्तीर्ण हो सके, जैसे आप लोग कठिन परिश्रम करते हैं ताकि आप टीटी एग्जाम क्रैक करें, आपका सिलेक्शन हो, तो मतलब आप किस रूप से अभिप्रेरित होंगे। ऐसा विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित होगा, व्यक्तित्व, अनुभवी, आंतरिक या बाह्य रूप से। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। देखिए हम बात कर रहे हैं बाह्य रूप से नहीं हो सकता, ये जो प्रेरणा होता है बच्चा अभिप्रेरित होगा, बालक या शिक्षार्थी वह आंतरिक रूप से होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। आपको ध्यान देना है, समझना है और कमेंट करना है, फीडबैक करना है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। व्यवहार का करना सीखने के गतिक या आपके क्षेत्र में आता है, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। सभी कमेंट करें। तो व्यवहार करना पक्ष में किस पक्ष में आता है, तो व्यवहार करना सीखने के गतिक की बात कर रहे हैं। किसके, व्यवहार का करना। देखिए करने की बात आ गई, करना मतलब सीखने की गति। करना और गति का संबंध बहुत ही सभी को जानते हैं जटिल संबंध है। जी हाँ। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक समझें और फीडबैक करें अपना। आइए देख लेते हैं प्रश्न को, समझते हैं कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए शिक्षार्थी को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराना, विद्यार्थी व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने या विद्यालय का नाम रोशन करने या अभिभावकों के लिए संतुष्ट करने के लिए होता है। तो विज्ञान और कला जो होती है, प्रदर्शनियाँ जो होती हैं, संगीत नृत्य प्रस्तुतियाँ विद्यालय पत्रिका में जो निकाला जाता है, किसके लिए निकाला जाता है, तो शिक्षार्थियों के सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराने के लिए निकाला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है, सामाजिक गतिविधि के रूप के अधिगम में, मनोरंजन द्वारा अधिगम की बात करेंगे, भाषा निर्देशित अधिगम की बात कर रहे हैं या प्रतियोगिता आधारित अधिगम की बात कर रहे हैं। तो एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों को व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है, तो यह सीखने के आपके सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम के आयाम को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, 15 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 15 प्रश्न और बाकी। आपको पता है 30 प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट है जिसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं, या सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही हैं, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी संभवतः तनाव बढ़ा रही हैं। सभी कमेंट करें। तो जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती हैं, अर्थात समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं, भेदभाव नहीं कर रही हैं। समावेशी शिक्षा यानी सभी को समान एक प्रकार की शिक्षा। देखिए सभी पैर में जानते हैं, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेख नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 के घोषणा पत्र में समावेशी शिक्षा की संतुष्टि की गई थी। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं क्योंकि वे शिक्षक को आराम देते हैं, कि प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, वे शिक्षार्थियों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, या इनमें जो है अधिकतम इंद्रियों का अधिक उपयोग सीखने में संवर्धित करता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य शब्द सामग्रियों और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती हैं क्योंकि इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे। अगला प्रश्न है लाजवाब प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि कोहल वर्ग के अनुसार
सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? जी हाँ, क्या कहा जाता है? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक सुविधा की बात करेंगे। सभी कमेंट करें नीचे। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फीडबैक करें, अपना ओपिनियन करें। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक यथार्थवाद कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे। जी हाँ, नोट करें, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है, तो इस विद्यार्थी में सहायता की आवश्यकता होगी के प्रति, भावात्मक क्षेत्र के प्रति, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के प्रति, संज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रति, मनोगत्यात्मक क्षेत्र के प्रति। तो ऐसा विद्यार्थी जो समकक्ष व्यक्तियों के समूह आक्रामक व्यवहार करता है, मतलब समकक्ष मतलब होता है अपनी कक्षा में जो बच्चे होते हैं उनके साथ क्या होता है, लड़ता झगड़ता है। ठीक है, क्या करता है, आक्रामक व्यवहार मतलब यही होता है, लड़ना झगड़ना। ठीक है, तो ये कहलाएगा भावात्मक क्षेत्र आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त में ये भी सहायता करती है। दुश्चिंता सहायता करती है, समाजीकरण, मूल द्वंद्व की बात करेंगे या आक्रामकता की बात करेंगे। सभी नोट करें। तो शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए अतिरिक्त की क्या हो जाएगा, सामाजिकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के लिए सामाजिकरण के अतिरिक्त ये भी सभी सहायता करती है। जी हाँ, बात करेंगे विभिन्न कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ गतिविधि में शामिल करना उनके सीखने को सुगम बनाता है एवं सामाजिकरण में भी यह सहायता करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है, सभी नोट करें प्यारे मित्र, फीडबैक करें, कमेंट करें। आइए देखते हैं प्रश्न को, समझते हैं कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है वह किस विद्यालयी शिक्षा की ओर संकेत करती है? जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करते हो, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती हो, जो सभी निर्योग बच्चों को शामिल करती हो, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक व अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखने बगैर बच्चों को शामिल करती हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा जो होती है उस विद्यालय शिक्षा की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक, अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान रखे बगैर बच्चों को शामिल करती हैं। यानी बच्चे को नहीं देखता कि उसकी शारीरिक स्थिति क्या है, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक स्थिति क्या है, बिना ये स्थिति देखे हुए बगैर बच्चों को शामिल करना, यही कहलाता है समावेशी शिक्षा उन विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और सिलेक्शन का रास्ता यहीं से तय करेंगे। मेहनत करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और सिलेक्शन पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक बताना है। आंखों का रंग होता है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता होती है, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति होता है या चिंतन पैटर्न की बात करेंगे। सभी कमेंट करें। तो कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता जो संबंधी कारक होगा वह आंखों के रंग की बात करेंगे। जी हाँ, आनुवांशिकता में किसी व्यक्ति से उसके बच्चे में कुछ गुण जाते हैं, जैसे आंखों का रंग आनुवांशिकता के लक्षण का कारण होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः किसकी ओर संकेत करती हैं? सभी लोग, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ व्याख्याता हैं। और दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी जायसवाल कोचिंग सेंटर का फेसबुक पेज है, वहाँ पर लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। वहाँ पे नोट्स मटेरियल को जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, साथ ही साथ अब आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न की कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रायः किसकी ओर संकेत करते हैं? योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश की ओर संकेत करते हैं, विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं, उनके ज्ञान की सीमा की ओर संकेत करते हैं या आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करते हैं। तो शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर की बात करेंगे। नोट करें अगला प्रश्न क्या है। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती। सीमा एक क्या है, बालिका है, ठीक है, शिक्षार्थी है जो हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है।
जबकि एक लीना है, दूसरी विद्यार्थी बालिका है, उसे सीखने में ज़्यादा समय लगता है। यानी दो बालिकाओं की तुलना की, एक बालिका सीमा जो जल्दी हर पाठ को याद कर लेती है, सीख जाती है, और एक लीना बालिका जो सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तित्व भिन्नता का, अंतः संबंध का, निरंतरता का, या सामान्य से विशिष्ट की ओर का। तो सभी प्यारे में तो जानती है व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं, सभी में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ठीक है, हर एक बच्चा एक समान का नहीं होता, सबकी अपनी अपनी योग्यताएं क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है। कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई ठीक है डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट में जाना चाहता है। तो आप सबकी अलग अलग क्या होती है, कोई सोशल वर्क करना चाहता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से जो है के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक की ओर संकेत, मतलब एक के अतिरिक्त हमें नेगेटिव ऑप्शन चुनना है, यानी इसके अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर संकेत करती हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, सांस्कृतिक शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन। देखिए हम यहाँ पे बात करें विकास की ओर, देखिए ध्यान दीजिएगा, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों है वातावरणीय कारक की ओर विकास करती हैं। लेकिन शारीरिक गठन जो होता है ये ठीक है, तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास की ओर संकेत करती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, क्योंकि ये शारीरिक गठन जैविकीय कारक होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शारीरिक गठन जो होता है ये जैविकीय कारक होता है, और वातावरणीय कारक आपको जो हमने ऑप्शन दिखाया कि पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणवत्ता, ये क्या कहलाएगा, वातावरणीय, और शारीरिक गठन यह जैविकीय कारक कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है, श्रवणहास से ग्रसित बच्चे में जो है किस सबसे मुख्य जो नैराश होता है या कुंठा का सामना करना पड़ता है। तो जो श्रवणहास, जो बच्चे सुन नहीं पाते, उनसे जो ग्रसित बच्चे होते हैं, उन बच्चों को मुख्य जो है कुंठा का सामना करना पड़ता है। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता में, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता में, या प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता की बात कर रहे हैं, या खेल कूद के में भागीदारिता निभाने में अक्षमता की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करें। तो श्रवणहास, जो बच्चा सुन नहीं पाता, उससे जो श्रवणहास से जो बच्चा ग्रसित होता है, इस प्रकार के बच्चों में मुख्य रूप से किस कुंठा का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार के बच्चों को दूसरे के साथ जो है संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता के रूप में सामना करना पड़ता है। आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ, 2 3 4 प्रश्न और बचे हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं और अपना फीडबैक जरूर करें। 30 में से आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें और तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम बात करें दोस्तों कठिन, ठीक है, अक्षमता की बात कर रहे हैं, डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, पठन लिखने संबंधी क्षमता, पढ़ने संबंधी क्षमता, गणितीय रूप से, ठीक है, भाषिक संबंधी। एक प्रश्न जरूर आता है, क्षमता की बात करेंगे। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है, सुनने के, पढ़ने के, बोलने व सुनने के। तो जब भी डिसलेक्सिया की बात की जाती है, एक ही ऑप्शन आता है, हम ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, डिसलेक्सिया एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण पठन विकार के रूप में होता है, अर्थात डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य शिक्षार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ते हैं या उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, वे या निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे क्या करेंगे, जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, तब बच्चे क्या होता है, अपनी क्षमताओं को विकसित कर पाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, राइट आंसर। अगला प्रश्न जानते हैं, समझते हैं कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। तो एक अच्छी जो पाठ्य पुस्तक होती है वह लैंगिक समानता को बचाती है, सामाजिक उत्तरदायित्व को बचाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह को बचाती है या लैंगिक संवेदनशीलता को बचाती है। किसको बचाती है, सभी कमेंट करें। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होती है वह लैंगिक पूर्वाग्रह को बचाती है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट 9 का, बाल विकास प्रैक्टिस सेट 9 का 30वां प्रश्न है कि पियाजे जी के अनुसार, जी हाँ, जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई थी, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक सभी लोग जानते हैं कौन सी अवस्था होती है, सभी कमेंट करें। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या होती है, सभी लोग कमेंट करें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं, 11 से आगे अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। अर्थात जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है।
वस्तु स्थायित्व की बात कर रहे हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए वस्तु स्थायित्व की जब भी बात की जाती है सभी लोग जानते हैं वस्तु का स्थायित्व आपके संवेदी प्रेरक चरण की बात करेंगे। ये जन्म से जो 2 वर्ष तक होता है इसमें ही वस्तु स्थायित्व को बच्चा प्रदर्शित करता है। सभी कमेंट करें। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है बच्चा संवेदी प्रेरण की अवस्था में, और यह जन्म से 2 वर्ष तक अवस्था होती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है, और मूर्त आपका 7 से 11, और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से आगे। तो ये क्लास है प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, फीडबैक करें, अपना ओपिनियन दें, अपना स्कोर कमेंट करें। और ऐसी क्लासेज जिससे बेस्ट तैयारी के लिए, हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए चैनल को विजिट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे शिक्षा उतना ही ज्ञान का क्या है, प्रकाश करती है, अंधकार को दूर करती है। आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा, प्रकाशमय बन जाएगा, और सिलेक्शन के रास्ते से आपका जीवन सुधर जाएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।